हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट खंडवी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में मैंने वन शॉर्ट वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। पूरे के पूरे सब्जेक्ट आपके टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट को मैं 600 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं आज की वीडियो में। सभी विषय को मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं एक ही वीडियो में। ऐसा कभी भी आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। पूरे साल की तैयारी में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बस सिर्फ एक ही वीडियो में कराने वाला हूं। क्लास 10 सभी विषयों का निचोड़ में आप लोगों को बताने वाला हूं। हर एक विषय की आप देख सकते हो, जैसे हिंदी का, अभी हिंदी का पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा अभी, और उतना ही आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रश्न भी आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद साइंस का बता दूंगा। इसके बाद साइंस के मैं आप लोगों को 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, उसके हल सहित। पूरा देखोगे आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, उतना ही पूछा जाता है, उससे बेसी नहीं। यहाँ मैथ के मैं आप लोगों के टोटल 100 प्रश्न बताने वाला हूं, ऐसे जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उससे बाहर आ ही नहीं सकता है। इसके बाद सोशल साइंस का बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद यहां देखो इंग्लिश का बताने वाला हूं, यहां आपको आर्ट का बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब 6 सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। 100% गारंटी के साथ मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोगों को 2025 में टॉपर बनना है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बातों को आप लोगों को पूरा अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा। और जितना मैं टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा, पूरा का पूरा टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। कहीं पे भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट है आप लोगों का। सारे सब्जेक्ट के आप लोगों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में। इसको डाउनलोड कर लो, देख लो, नोट्स बना लो। जितना समय आप लोगों के पास बचा है बस इन्हीं की तैयारी करनी है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग हिंदी का देखेंगे, फिर साइंस का देखेंगे, फिर मैथ देखेंगे। इसी तरह एक एक करके सारे सब्जेक्ट देखेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी करो और 100% गारंटी मेरा, अगर उतना तैयार कर लेते तो 95% मार्क्स से बिल्कुल कम नहीं आएगा, इससे ज्यादा ही आने वाला है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पेपर का पैटर्न समझ लो। देखो सबसे पहले क्या है कि 21 नंबर का तो बस मात्र 3 चीज पूछा जाता है। एक आपका निबंध पूछा जाता है, एक पत्र लेखन पूछा जाता है, एक जीवन परिचय। ये 3 चीज मिलाकर कितने नंबर का? 21 नंबर का। जिस बच्चे को सिर्फ पास होना है, सिर्फ अगर हम पास की बात करें तो सिर्फ 3 टॉपिक तैयार कर ले, वो पास हो जाएगा। लेकिन पास हम लोगों को नहीं होना, हम लोगों को 70 में 70 नंबर और ओवरऑल 95% इस बार टारगेट हमारा है। तो हमें सब कुछ याद करना पड़ेगा। तो 21 नंबर का तो ये 3 चीज पूछेगा। 22 नंबर यहां से आपके आते हैं, किससे? गद्यांश और पद्यांश। इसके बाद संस्कृत के गद्य और पद संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो सिर्फ 2 टॉपिक, एक गद्यांश और पद्यांश और एक संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश से मिलकर कितने नंबर? 22 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसके बाद अगर नीचे हम बात करें, अभी मैं बताने वाला हूं, पहले वो समझ लो। इसके बाद 7 नंबर के तो यहां से आपके बनते हैं खंड काव्य से, एक श्लोक से, एक संस्कृत के प्रश्न उत्तर से, ठीक है। 7 नंबर यहां से आपके तैयार हो जाएंगे। और 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो यह आप लोगों का 70 में 70 नंबर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक आपको याद करना है, कितने नंबर का पूछा जाता है। अब यहां से देखो, सबसे पहले प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, जो कि कितने नंबर का? 7 नंबर का। क्या है कि निबंध, निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। आपको 5 निबंध दिया रहेगा, 5 निबंध में से किसी एक पर निबंध आपको लिखना होगा, जो कि आपको दिलाएगा कितने नंबर? 7 नंबर दिलाएगा। और 5 में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें से पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा आप लोगों का है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तीसरा जो है वह है आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और चौथा जो है वो है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, और लास्ट 5वां है आतंकवाद की समस्या और समाधान। सिर्फ अगर ये 5 आप लोगों को निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये 5 याद है तो आप समझ लो कि 7 में 7 नंबर बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ 5 ही आपको याद करना, जितना समय बचा है निबंध अगर आपको याद करना है तो सिर्फ यही 5 आप लोगों को याद करना है, और आप लोगों का 7 नंबर यहां से क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब आगे देखते हैं। 7 नंबर यहां से कंफर्म हुआ ना, कौन सा याद करना है ये भी मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर आगे हम बढ़ेंगे, अगला देखो। अब प्रश्न नंबर 30वां आपके पेपर में पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 30वां है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए आएगा? 4 नंबर के लिए आएगा। निम्नलिखित में से किसी एक पर, ठीक है, पत्र लेखन लिखने के देता है, 2 देता है, 2 में से कोई एक करना होता है। अब मेरे प्यार बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 पत्र बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ 3। पहला नियुक्ति आवेदन पत्र, दूसरा बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्र,
तीसरा है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अगर 3 प्रार्थना पत्र अगर आप लोगों को याद है तो यहां से 4 नंबर आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो जितना भी समय आप लोगों के पास बचा है सिर्फ मात्र 3 आप लोगों को पत्र लेखन याद करना है। जितना भी समय आपको बचा है 4 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 का क, यह है आप लोगों का जीवन परिचय। वो भी जीवन परिचय किसका, लेखक का। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर का जीवन परिचय पूछेगा आपके एग्जाम में। 3 ही जीवन परिचय आपको याद करने हैं, जितना भी आपके पास समय बचा है मात्र 3। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी और तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन तीनों लोगों में से किसी एक का जीवन परिचय आपके एग्जाम में करने के लिए देता है। तो जितना भी आपके पास समय बचा है सिर्फ मात्र इन्हीं तीनों लोगों का जीवन परिचय आप याद करो, 5 नंबर यहां से आपका जरूर कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद ख वाला है 26 का ख कि जीवन परिचय, लेकिन किसका, कवि का। तो कवि का भी जीवन परिचय कितने नंबर के लिए आता है, 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछता है। 3 ही लोग हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी, दूसरा है आपके सुमित्रानंद पंत जी, तीसरा है महाकवि सूरदास जी। इन्हीं तीनों लोगों का जीवन परिचय आप लोगों को याद करना, जितना भी आप लोगों के पास समय बचा है। 5 नंबर यहां से क्लियर हो जाएगा। तो 10 नंबर तो सिर्फ जीवन परिचय से ही आपको मिल रहे हैं, लेखक के जीवन परिचय और कवि के जीवन परिचय से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, 6 नंबर के लिए। 3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिनके गद्यांश आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। पहला वो चैप्टर है मित्रता। तो मित्रता चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 5 या 6 इंपोर्टेंट होंगे, उनको पूरा का पूरा आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो। इसी तरह ममता चैप्टर और तीसरा आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर। बस मात्र 3 ही चैप्टर के जितने भी गद्यांश होंगे इंपोर्टेंट, सारे गद्यांश को आपको पढ़ के जाना है। और मैं अपने चैनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश करा दूंगा, इन्हीं चैप्टरों का पढ़ लेना। लेकिन याद करना है तो सिर्फ मात्र 3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको याद करना है। तो गद्यांश यहां से 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। गद्यांश के बाद अगर हम बात करें तो 6 नंबर के लिए आप लोगों का पद्यांश भी पूछा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22 आपके एग्जाम में रहेगा पद्यांश। और पद्यांश भी आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा जाता है, 6 नंबर के लिए। 3 ही लोगों का आप लोगों को पद्यांश याद करना है, एक सूरदास जी का, दूसरा है आप लोगों के गोस्वामी तुलसीदास जी का, इसके बाद तीसरा जो है वो रामनरेश त्रिपाठी जी। इन्हीं तीनों लोगों के महत्वपूर्ण आपको पद्यांश पढ़ के जाना एग्जाम में, और आप लोगों का 6 नंबर यहां से बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्लियर। सबसे ज्यादा अगर पद्यांश पूछा जाता है इंपोर्टेंट, तो इन्हीं तीनों लोगों का पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो अगला आएगा आप लोगों का प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछेगा, क्योंकि संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश, तो संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का पूछता है, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का पूछता है। और दोनों 2 ही चैप्टर से पूछते हैं, एक वाराणसी चैप्टर से, वाराणसी चैप्टर का गद्यांश भी पूछता है, वाराणसी चैप्टर का पद्यांश भी पूछता है। और दूसरा है आप लोगों का भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति चैप्टर का गद्यांश देता है, भारतीय संस्कृति चैप्टर का पद्यांश भी देता है। तो अगर 2 चैप्टर अगर अच्छे तरीके से तैयार किए हो गद्यांश और पद्यांश का, तो यहां से 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। आगे बात करते हैं अगला। देखिए अगला है मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में क्या है कि प्रश्न नंबर 25 में आप लोगों को खंड काव्य देगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। और कितने नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आपका खंड काव्य देता है। खंड काव्य वैसे बहुत है, पहला देखोगे तो मुक्ति दूत, इसके बाद ज्योति जवाहर, इसके बाद मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट के बाद अग्र पूजा, जय सुभाष खंड काव्य, इसके बाद मातृभूमि, इसके बाद कर्ण, इसके बाद करमवीर, इसके बाद तुमुल। इतना देता है। अब इसमें से कौन सा करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आता है जिला वाइज। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो उसमें आपके बुक में, या बुक नहीं होगा आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक में स्पष्ट लिख दिया गया है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो तो कौन सा आपका खंड काव्य करना है। तो पूरा नहीं करना है या कोई भी नहीं कर सकते हो, जो भी आपके जिला में पूछा जाता है वही आपको एग्जाम में करना होगा। और 3 नंबर यहां से आप लोगों के क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा अपने जिले का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। तो क्लियर हो गया, यहां से आप लोगों के 3 नंबर क्लियर हो जाएंगे। देखिए कितना आसान है 70 में 70 नंबर लाना हिंदी में। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्लोक, तो श्लोक कितना सिंपल है, श्लोक 2 नंबर के लिए पूछा जाता है।
अब मैं दो श्लोक भी लेकर आया हूं। पहला है बंधम मरणम वापी जय वापी पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ठीक है, ये पहला आप लोगों का श्लोक हो गया। और दूसरा श्लोक यहाँ याद कर लो, क्या है? सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दूसरा है। तो दो याद कर लोगे, 2 नंबर आप लोगों का आज ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो यह था 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब लास्ट एक चीज बच गया आप लोगों का, क्या? 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से बनते हैं ये भी देखो। पहला पॉइंट है हिंदी के गद्य। हिंदी के गद्य में 2 टॉपिक आपको याद होना चाहिए, एक शुक्ल युग, दूसरा शुक्लोत्तर युग। इनके शुक्ल युग की काल अवधि, शुक्लोत्तर युग के काल अवधि, उनके रचना और लेखक के नाम सब आपको याद होने चाहिए। कितने नंबर के? 5 नंबर के प्रश्न वहां से बनते हैं। 5 प्रश्न बनते हैं शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से। और दूसरा है आप लोगों का हिंदी के पद, और हिंदी के पद में आता है रीतिकाल और आधुनिक काल। तो रीतिकाल और आधुनिक काल के सारे टॉपिक अगर आपको तैयार है तो 5 नंबर यहां से बनेंगे। तो 10 नंबर तो यहीं से आप लोगों के बन गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आगे देखो तीसरा पॉइंट, 3 नंबर का प्रश्न बनेगा रस से। रस से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, या तो आपको करुण रस दे दे या तो हास्य रस दे दे। ठीक है, उदाहरण देता है, करुण रस का उदाहरण देता है, हास्य रस का उदाहरण देता है 1 नंबर के लिए। अलंकार की बात करें तो अलंकार से भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है, या तो आपको अर्थालंकार दे दे, या तो उपमा अलंकार दे दे, या तो रूपक अलंकार दे दे, या तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इन्हीं चारों अलंकारों में से कोई एक देगा 1 नंबर के लिए। इसके बाद छंद, छंद भी 1 नंबर का। तो रस, अलंकार, छंद, इन तीनों से कितने नंबर के प्रश्न बनते हैं? 3 नंबर के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब मैंने सब कुछ बता भी रखा हूं आप लोगों को। इसके बाद देखिए चौथा आता है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में 3 टॉपिक, उपसर्ग, समास, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची। देखो उपसर्ग से 1 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। वो भी किस टॉपिक से आएंगे? अ, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु। इतना है। इतने का अगर आपको उपसर्ग याद है तो 1 नंबर यहां से आपका फिक्स है। समास की अगर हम बात करें, समास से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है, या तो आपको द्वंद्व समास दे दे, या तो द्विगु समास, या कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। इन्हीं चारों में से देगा 1 नंबर यहां से आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और देखो तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, यह तीनों में से सिर्फ एक ही प्रश्न देगा, या तो वो तद्भव से दे दे, या तत्सम से दे दे, या पर्यायवाची से दे दे, लेकिन 1 नंबर का देगा जरूर। तो 3 नंबर यहाँ पे टोटल लिखा है ना, 3 नंबर। तो उपसर्ग, समास और इन टॉपिकों से 1 नंबर मिलके 3 नंबर यहां से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो देखिए यहाँ पे संस्कृत का व्याकरण, 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनेगा। सर्वनाम से, तद या युष्मद शब्द से 1 नंबर के प्रश्न यहां से बनेंगे, सर्वनाम से। इसके बाद वाक्य का स्वरूप से 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है, वाक्य का स्वरूप से। इसके बाद आगे बढ़ो, 7वां प्रश्न देखिए, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन से 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे, और पद परिचय, विकारी और अविकारी शब्द से 1 नंबर के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो यहां मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों, और 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा दिया। इतना ही टॉपिक आपको, जितना भी समय आपके पास बचे, ये तो आप लोगों का बस सिर्फ मात्र 1 महीने का सिलेबस है। जितना मैंने टॉपिक बताया 1 महीने में चाहोगे तो पूरा का पूरा तैयार कर दोगे, और 1 ही महीना में 95% की तैयारी कर दोगे। तो आपके पास जितना भी समय बचा है बस इन्हीं टॉपिकों को आपको पढ़ना है। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, पूरे के पूरे चैप्टर का अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक, सिर्फ मात्र 50 ही ऐसे टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अगर 50 प्रश्न अगर तैयार कर लेते हो, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसको तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आपके 70 में 70 नंबर पूरा का पूरा करके आओगे, एक भी नंबर आप लोगों का छूटेगा नहीं। लेकिन 50 टॉपिक आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों को 50 ऐसे इंपोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूं, जो कि आप लोगों को किसी की मतलब तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप 95% लाना चाहते हो तो ये 50 टॉपिक तैयार होना ही आपको चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिसमें से पहला टॉपिक आप लोगों का यह है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। आप 2024 का एग्जाम उठाकर देख लो, 2024 का जब आप साइंस का पेपर देखो दोगे तो उसमें देखोगे कि यहाँ पे संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 7 सेट बनता है इसका, 7 सेट पेपर बनते हैं साइंस के। उसमें जाके जब 7 सेट में देखोगे तो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया से प्रश्न आए हुए हैं। इनका परिभाषा पूछता है कि संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए, या संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है।
ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा आप लोगों का है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें क्या करता है, कभी कभी अंतर भी पूछ लेता है कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। ठीक है, और ये प्रश्न 4 नंबर के लिए बन जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए किसी कीमत पे। तीसरा टॉपिक की अगर बात करें जो आपको तैयार करना है, रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो क्या है कि रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि में एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। अगर इसको करना सीख जाओगे तो कम से कम इसमें 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। आपको रासायनिक समीकरण एक दे देगा, उसको संतुलित करने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इससे 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। तो ये आप लोगों को करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि किसी भी समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। इसके बाद चौथा अगर हम बात करें कि अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उदाहरण बताइए। तो अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अम्ल क्या है या क्षार क्या है या लवण क्या है। तीनों की परिभाषाएं उदाहरण सहित आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को उसमें देखना है। इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि, कि बेकिंग सोडा कैसे बनता है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा होता है, कि खाने वाले सोडा बनाने की विधि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है आप लोगों का धावन सोडा बनाने की विधि। इन्हीं दोनों में से आपको एक प्रश्न जरूर से मिलेगा, गारंटी है मेरी। या तो वो आपको बेकिंग सोडा बनाने की विधि पूछ ले, या आपको धावन सोडा मतलब कपड़ा धोने वाला सोडा का बना पूछ ले। धावन सोडा मतलब था कपड़ा धोने वाला सोडा। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के दोनों तैयार ही करना पड़ेगा किसी कीमत में। मैंने बताया ना कि पूरे के पूरे साइंस के 85 ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है आप लोगों का 7वां आप लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी, अणु सूत्र भी आप लोगों को याद करना है, क्योंकि अणु सूत्र पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र क्या होगा। इसके बाद आपका 8वां देखिए, 8वां बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, और साथ ही साथ इसका एक एग्जाम्पल भी पूछता है, उदाहरण भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आप लोगों को याद करते चलना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 प्रश्न क्या है कि धातु और अधातु। कि धातु क्या है और अधातु, ये पूछता है अंतर, कि धातु और अधातु में क्या बताइए, अंतर बताइए। तो अंतर से प्रश्न बनते हैं, और वो भी कितने नंबर के लिए बनते हैं, 4 नंबर के लिए। एक साइड धातु लिखोगे, एक साइड अधातु, दोनों के गुण धर्म लिखोगे, तो उसमें अंतर जब आप बताओगे तो 4 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है संतृप्त तथा असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें अंतर पूछता है। ये वाला प्रश्न किससे पूछता है, अंतर से पूछता है कि अंतर दोनों में बताइए। और अंतर वाला प्रश्न हमेशा 4 नंबर के लिए रहता है। चलिए आगे देखते हैं 12वां प्रश्न क्या है। 12वां है सजातीय श्रेणी। कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया ना कि 50 क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो 70 में 70 नंबर आप ला दोगे। इसके बाद 13वां है आप लोगों का यूपीएससी नामकरण। तो यूपीएससी नामकरण भी देता है आप लोगों को 4 नंबर के लिए, और 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में देगा। तो 6 नंबर के प्रश्न बनते हैं यूपीएससी नामकरण से। इसका भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं कि यूपीएससी नामकरण कैसे करें। ठीक है, ताकि 6 नंबर आप लोगों का तैयार हो सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि साबुनीकरण अभिक्रिया। कि साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, साबुन बनाने की विधि बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साबुन कैसे बनता है और उसका सूत्र क्या होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 एस्टिलीकरण अभिक्रिया। एस्टिली अभिकरण क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया वाले सारे प्रश्न आपको तैयार होना चाहिए, एक साबुनीकरण अभिक्रिया, एक एस्टिलीकरण अभिक्रिया, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है यहाँ पे पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र बहुत है, बायोलॉजी के प्रश्न अब यहां से आपके स्टार्ट होंगे कि पाचन तंत्र क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पाचन तंत्र वाला। इसके बाद देखिए श्वसन तंत्र, और एक आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र। अब इसमें समझिए तीनों आपके पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों ही क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आप किसी से भी पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, या क्लास टीचर जो आप पढ़ाते होंगे तीनों का नाम आप बता दीजिएगा, तीनों लोग बता देंगे, मतलब तीनों को कहेंगे कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है, आप 2024 का पेपर उठाकर देख लो कि 2024 के पेपर में यहां से प्रश्न बने हैं कि नहीं बने।
ठीक है, हर साल बनता है। तो ये तीनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19, तो लैंगिक जनन, कि लैंगिक जनन क्या है, और एक आप लोगों का आता है 20वां अलैंगिक जनन। तो कभी कभी लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन अलग अलग पूछ लेता है, और कभी कभी एक ही प्रश्न बना के अंतर पूछ लेता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। तो अंतर बताना पड़ता है, और ये प्रश्न कितने नंबर के लेते हैं अंतर वाले, 4 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को तैयार करना है, जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 21 देखो, परागण। ठीक है, तो परागण पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक परागण वाला। तो परागण आप लोगों को याद होना चाहिए कि परागण किसे कहते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें आगे प्रश्न नंबर 22, तो प्रश्न नंबर 22 से पुष्प की संरचना, कि पुष्प आप बताना पड़ेगा, यहाँ पे सचित वर्णन करने के लिए बोल देगा, तो आप पुष्प बनाओगे कि पुष्प का, उसमें उसके भाग के नाम लिखने पड़ेंगे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, उन भागों के नाम आप लिखोगे, और पुष्प का सचित्र वर्णन करने के लिए 4 नंबर के लिए प्रश्न देता है कि पुष्प का संरचना क्या है। इसके बाद अगर आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 है कि नर तथा मादा जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ठीक है, वो तो सचित्र वर्णन करने के लिए भी दे देता है। या तो कभी कभी देखिए, या तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन या मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, या तो प्रश्न एक बनता है कि नर तथा मादा जनन तंत्र में अंतर बताइए। ठीक है, 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयार होना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए, कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर बताइए। और यहाँ पे प्रश्न 4 नंबर के लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है इससे कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 25, मेंडल की आनुवंशिकता का नियम लिखिए, कि मेंडल का आनुवंशिकता नियम उन्होंने कितना दिए थे। तो ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता नियम कितने प्रकार के हैं, ठीक है, पूरा का पूरा प्रकार लिखोगे, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए बनते हैं। दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न बनता है कि मेंडल के आनुवंशिकता का नियम बताइए, कितने उन्होंने नियम देते, कितने प्रकार के, फिर अलग अलग नियमों को उनको वर्णन करोगे लिखकर, तब जाके आपको 6 नंबर मिलेगा। तो ये आप लोगों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26, यह है कि एक संकर तथा द्विसंकर नामकरण, ठीक है, कि एक संकर तथा द्विसंकर नामकरण बताइए या अंतर बताइए दोनों के। तो इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको तैयार करना है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए ही बनते हैं। आगे अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 है कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया बताइए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। आगे अगर हम बात करें 28, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का सचित्र वर्णन करने के लिए दे देता है। ठीक है, और वो प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लेते हैं, 6 नंबर के लिए। पहले मानव मस्तिष्क बनाओगे, उसके एक एक भाग का सचित्र वर्णन करोगे नाम सहित, तब जाके आप लोगों को 6 नंबर मिलेगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 29, तो तंत्रिका तंत्र, की तंत्रिका तंत्र क्या है, सचित्र वर्णन करने के लिए देता है। ये एग्जाम में 4 नंबर के लिए आपके आता है, सचित्र तंत्रिका तंत्र वाला, कि तंत्रिका तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 30वां, अब यहां से स्टार्ट हुई आप लोगों के फिजिक्स के प्रश्न। तो फिजिक्स में प्रकाश का परावर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि प्रकाश के परावर्तन बताइए, उसके नियम बताइए, कि प्रकाश के परावर्तन के क्या कौन से नियम है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें 31, तो अवतल उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कितने बनते हैं। तो अवतल दर्पण से 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण से भी 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे याद होना चाहिए, सारे कंडीशन 6 12 कंडीशन आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण का भी और अवतल दर्पण का। उससे क्या है कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें भर भर के क्वेश्चन बनते हैं इस वाले टॉपिक से। तो मैं आपको एक बार बता दिया कि इससे आते हैं तो आते हैं, जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा किसी कीमत पे। ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर हम बात करें तो प्रकाश का अपवर्तन, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन अलग टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन अलग टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारों, जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये प्रश्न आने वाला है, तो आप उसको तैयार कीजिए किसी कीमत पे। 50 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो, मेरी गारंटी आप बिल्कुल एकदम तैयार हो, समझ लीजिए 50 प्रश्न अगर आप कर लेते हो तो तैयार हो, आपके साइंस में मेरा पूरा का पूरा तैयारी हो चुका है। लेकिन इन 50 प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा पूरा। तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 33, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, कि लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। मैंने बताया ना यहाँ पे कि अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, तो ये तो दर्पण था और ये लेंस था। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण मतलब कि अवतल लेंस से भी और उत्तल लेंस दोनों से। तो ये दोनों टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए कि लेंस से प्रतिबिंब निर्माण
और उधर दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना ही चाहिए किसी कीमत में मेरे प्यारों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए 34 क्या है कि लेंस की क्षमता, कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। और लेंस की क्षमता से आप लोगों के न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे प्यारों, जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है फिजिक्स के क्वेश्चन कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। इसके बाद देखिए 35 निकट दृष्टि दोष और यहाँ पे 36 दूर दृष्टि दोष। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हर साल इसमें से प्रश्न नहीं आए, या तो आपको निकट दृष्टि दोष देगा या तो दूर दृष्टि दोष, लेकिन दोनों में से जरूर देगा। 100% गारंटी है मेरा कि देगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर बनेंगे, दोनों आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 37 आएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि मानव नेत्र। तो मानव नेत्र से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सचित्र वर्णन। सबसे ज्यादा 6 नंबर के लिए प्रश्न यही बनते हैं कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको चित्र बनाना पड़ेगा मानव मस्तिष्क से, अरे मानव नेत्र का, ठीक है। और मानव नेत्र से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से भी प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 1 या 2 प्रश्न आपके मानव नेत्र से बनते हैं, ठीक है। और एक चित्र मैंने बताया था मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क का भी चित्र आपको बनाना आना चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में कितने नंबर के पूछता है, 6 नंबर का। इसी तरह मानव नेत्र का भी सचित्र वर्णन करोगे तो 6 नंबर मिलेगा। तो दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें 38, तो ओम का नियम लिखिए। अब बताइए, ये तो सबको मालूम होगा कि इंपॉर्टेंट है, ना चाहते हुए भी इसको आप तैयार करोगे कि ओम का नियम क्या है, ठीक है, V बराबर IR। इस टॉपिक को आपको तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 4 नंबर के आते हैं लघुत्तरीय वाला, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल, ठीक है, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इससे, ओम के नियम से। तो तीनों टॉपिक के क्वेश्चन आप कवर कर पाओगे सिर्फ एक नियम से, ओम के नियम, तो पढ़ना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 39 विद्युत धारा किसे कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसके भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न, विद्युत प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं, आपको भी मालूम है। तो विद्युत प्रतिरोध क्या है, तो विद्युत प्रतिरोध जब पढ़ोगे आप तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर दोगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी करोगे। इसके बाद देखिए 41 प्रश्न क्या है। 41 प्रश्न है कि श्रेणी क्रम संयोजन, और यहाँ पे प्रश्न नंबर 42 समांतर क्रम संयोजन। अब यहाँ पे आप इतना याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रेणी क्रम संयोजन और इधर समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम भी होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह होता है। इसी फार्मूला को सत्यापन करने के लिए देता है कि कोई किसी प्रतिरोध को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला ज्ञात कीजिए, या समांतर क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला ज्ञात कीजिए। उसका फार्मूला क्या होता है कि 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह होता है। इस सूत्र को सत्यापन करने के लिए देता है, और 6 नंबर के लिए प्रश्न देता है। मेरी गारंटी है कि दोनों में से एक जरूर देगा आपको, इतना याद रखना आप। आगे देखिए प्रश्न नंबर 43, चुंबकीय बल रेखाएं, कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे, जैसे चुंबक है तो उसकी बल रेखाएं कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखाएं से एक प्रश्न जरूर से जरूर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, गारंटी है मेरी कि आप यहां से एक प्रश्न आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद आइए 44, बायो सेवर्ट का नियम। इस सारे प्रश्न 6 नंबर के लिए बनते हैं। बायो सेवर्ट का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। आपके पास जितना समय है ना, जितना बता रहा हूं आप उसको तैयार कीजिए। अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, 95% लाना चाहते हैं, तो जो मैं आपको कह दे रहा हूं उसको आप तैयार करना ही करना है आप लोगों को। अन्यथा आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं आपको मिल रहा है कमेंट कीजिए, मैं पूरा का पूरा 50 टॉपिक का 1-2 घंटे का वीडियो बना दूंगा, पूरा का पूरा समझा दूंगा, आप लोग उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो लेकिन कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए 45, फ्लेमिंग के दाएं हाथ तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, बाएं हाथ का नियम, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारों। जो आप पढ़े हो तो आप जानते होंगे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे देखिए अगला है 46, कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम बताइए। कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इन टॉपिकों को तो चाह के भी भूलना नहीं है आप लोगों को। आगे देखिए 47 क्या है, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या है, कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कैसे काम करते हैं मेरे प्यारों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है नीचे वाले सब। इसके बाद आइए 48, फैराडे का नियम। अब बताइए फैराडे का नियम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता नहीं है, 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। इसके बाद
पर्यावरण के 2 प्रश्न आते हैं, एक ओजोन परत का अपक्षय क्या होता है और 5वां ऊर्जा के स्रोत क्या है। ये 2 टॉपिक जरूर आपके एग्जाम में पर्यावरण आते हैं, पर्यावरण से एक प्रश्न बनता ही बनता है, इन्हीं दोनों टॉपिकों से बनता है। दोनों टॉपिक तैयार है तो आप पर्यावरण से क्वेश्चन कर डालोगे। तो मेरे प्यार बच्चों, यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने बताया था आप लोगों को। 100 वैसे प्रश्न बताने वाला हूं पूरे किताब का, कि अगर 100 प्रश्न अगर आपको तैयार है, गारंटी हमारे कि 70 में 70 नंबर आएगा, एक नंबर आप लोगों को कटने वाला नहीं है। तो क्लास 10th वाले बच्चे मेरे प्यारे बच्चों, 5000 अब क्वेश्चन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को 100 प्रश्न ही तैयार करने। पूरे के पूरे अध्याय का मैं आप लोगों को प्रश्न बता रहा हूं, पूरा कंप्लीट ये वीडियो देख लेना, और सब प्रश्न बस एग्जाम टाइम तक आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लो। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको अगर आप तैयार कर लो तो इससे बाहर एक प्रश्न नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो पे मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूं, अगर इस वीडियो पे आप लोग 10,000 लाइक तक पहुंचा देते हो, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन में सॉल्व करके आप लोगों को बता दूंगा एक ही वीडियो में, चाहे वो वीडियो 20 घंटे की क्यों ना बन जाए। अगर आप 20,000 लाइक तक पहुंचा देते हो तो 100 प्रश्न का सॉल्यूशन मैं खुद अपने चैनल पे करा दूंगा आप लोगों को। अन्यथा 100 क्वेश्चन में बता देता हूं, ट्रिक लगा लो और उसको अपने से सॉल्व करने का प्रयास करना। 100 प्रश्न ही आपको तैयार करने हैं, ना कि 5,000, ना कि पूरी किताब का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और यहां से मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन आप नोट कर लो। मात्र 100 क्वेश्चन है, फटाफट नोट कर लो। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 2, करड़ी में 5, करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए आपको अपरिमेय संख्या देगा। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहला वाला, एक दूसरा ये वाला, कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस करड़ी में 2, 5 प्लस करड़ी में 3 और 2 माइनस करड़ी में 5। इन्हीं 2 कैटेगरी के आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। मान लो ये प्रश्न आएंगे, 100% गारंटी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन तो यहां से फिक्स है, आपको मसा करवाएगा। मसा या तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करवा ले, या तो गुणनखंड विधि से। देखिए यहाँ पे करवाया है कि संख्या 6, 72 और 120 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यस्यफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 2 प्रश्न फिक्स है, या तो आप लोगों को वह मसा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा पूछ ले, या तो आप लोगों को 2-3 संख्या देकर गुणनखंड विधि से यस्यफ और एलसीएम पूछ ले। लेकिन पूछेगा कंफर्म, इस बात को मान लो तुम, ठीक है। तो ये प्रश्न अगर तैयार है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। अगला प्रश्न अगर हम चर्चा करें तो बोला है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आपको द्विघात बहुपद दे दिया, शून्य पूछेगा, और शून्य ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध आपको जरूर जांच करने के लिए देगा, इसको आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया है। मतलब शून्यकों का योगफल दिया रहेगा, शून्य को गुणनफल भी दिया है। आपको द्विघात बहुपद फॉर्मेट पूछा, उसका एक फॉर्मेट कैसा बनाओगे द्विघात बहुपद का। शून्य तो दे दिया, शून्यकों का योगफल भी दे दिया, गुणनफल भी दे दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतना और इतना एक अद्वितीय हल है। ठीक है, 3 प्रश्न बनेंगे, अद्वितीय हल पूछ ले, या संपाती रेखा पूछ ले, या समांतर रेखा पूछ ले। तीनों टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं और तीनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये वाला उतार लो, अद्वितीय हल वाला। या तो आपसे यह प्रश्न पूछेगा कि के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस के वाई बराबर माइनस 16 संपाती रेखाएं निरूपित करता है। तो या तो अद्वितीय हल पूछ ले, या तो आपको संपाती रेखाएं पूछ ले, या तो आपको ये वाला प्रश्न पूछ ले कि यदि 3x प्लस 2 के वाई बराबर 2 और 2x प्लस 5 वाई प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो तीनों टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे तीनों लगातार ले लिया हूं, या तो अद्वितीय हल पूछ ले, या तो आपसे समांतर संपाती रेखा पूछ ले, या तो आप लोगों को समांतर पूछ ले। अगला प्रश्न देखिए, अगला नोट कीजिए जो तैयार करना आपको, कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग आपको 117 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि उनके परिमापों का अंतर अगर आपको 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं आपको ज्ञात करने के लिए देगा। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे धारा वाला तो भाई कंफर्म है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल की अगर हम बात करते हो 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपके फिक्स है, समझ लो। ये प्रश्न आपको तो धारा वाला पूछेगा ही पूछेगा। इसके बाद आयु वाला, एज वाला प्रश्न पूछता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात बताइए कि नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु प्रेजेंट टाइम में कितनी है। एज वाला प्रश्न आपको जरूर देगा। अगर यहाँ पे ये वाला प्रश्न संख्याओं का अदला बदली, जब अंकों को पलट दिया जाता है, ये वाला प्रश्न पूछता है कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी।
तो संख्या आप ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न जरूर पूछेगा। इसके बाद भिन्न वाला पूछता है कि अंश में और हर में अगर जोड़ दिया जाए तो समीकरण बनता है ये वाला कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देगा। इसके बाद यहाँ पे मूल ज्ञात करने के लिए देता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात समीकरण दे देगा, अब कहेगा कि मूल ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न यहां से बनेगा कि यदि 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान है, मतलब कोई एक द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा कि उसका अगर मूल अगर आपको समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान कह देगा। मूल समान का मतलब कि आप इसका विविध कर 0 के बराबर कर दो, वो आप लोगों का उस पर निकल के आ जाएगा आंसर। एक आप लोगों का पूछता है सूत्र द्वारा, जो सिद्धाचार्य नियम है ना, -b + -करड़ी में b² - 4ac/2a, जो सूत्र है उस पे क्वेश्चन पूछता है कि सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण 4x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। तो एक समीकरण आपको दे देगा, कहेगा सूत्र द्वारा इस समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद यहां पे देखिए विविधकर, कहा ना कि विविधकर से प्रश्न बनेंगे कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए और फिर उसके मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो विविधकर ज्ञात करना है, इसके मूलों की प्रकृति भी पूछेगा, 100% पूछेगा, इस बात को आप मान लो। चलिए अगला प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न भाई, ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो, 290 हो। अगला प्रश्न, यह प्रश्न तो आपको भाई देगा ही देगा कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। आपको समीकरण दे देगा, कहेगा कि x का वैल्यू, जो x का मान आना चाहिए, न तो 4 आना चाहिए न तो 7 आना चाहिए। तो यहां से आप एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जब इसको हल करोगे, समीकरण बना के, तो हल हो जाएगा। इसके बाद यह वाला कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह जरूर से देगा। अगला प्रश्न, यह समीकरण फिर हल करने के लिए देगा, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको समीकरण दे दिया क्या है कि जो x का वैल्यू आना चाहिए वो 2 नहीं आना चाहिए, ना तो -2 आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए चलेगा। फिर देखिए रेलगाड़ी वाला प्रश्न भाई देगा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहां से आपको रेलगाड़ी वाला एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां मोटर बोट वाला भी प्रश्न देता है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, 32 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये आपको प्रश्न किसी कीमत पे, कुछ भी छोड़ दो लेकिन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ये आपको किसी कीमत पे याद करना ही पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है कि एक नाव की शांत जल में चाल, देखो शांत जल में जो नाव की चाल होता है जरूर देता है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल है वो 15 किमी प्रति घंटा है। नाव जो है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाने तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटा वापस लौटने में, मतलब 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल कितना समय लगता है? 4 घंटा 30 मिनट में पूरा कर लेता है। तो धारा की आपको चाल बताने की, धारा की चाल क्या होगी। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या होने चाहिए? विभाज्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी जो दिया है 9, 17 और 25 के कितने पद आपको लेने चाहिए। आगे बात करेंगे कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बढ़ेंगे तो यहां से देखिए कि क्या है कि चित्र में डीई जो बीसी के समानांतर है, मतलब डीई बीसी के दोनों समानांतर है, तो बोला है कि भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, भुजा एडी, ये वाला एडी की लंबाई ज्ञात करना है और एई बराबर 2.7 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे बीडी का मान 10.8 सेंटीमीटर दिया है और ईसी का वैल्यू 8.1 सेंटीमीटर दिया है। मतलब इसका सबका वैल्यू दिया हुआ है, बस इसका वैल्यू पूछा है। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से आप इस क्वेश्चन को लगा पाओगे कि जो भुजाएं होती है समानुपातिक होती हैं, फिर वहां से एक्स के वैल्यू आप निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, एक त्रिभुज है उसके आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा था। 1/2 आधार की ऊंचाई गुणे आधार की लंबाई, ये सब जानते ही हैं आप लोग फार्मूला, बस फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन लगा पाओगे। इसके बाद है कि त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा एडी जो है भुजा बीसी पर लंब है और एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणे सीडी, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं।
चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ एक्स वाई में संबंध पूछता है भाई कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हैं। तो जो एक्स कमा वाई बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो बताइए कि एक्स और वाई में क्या संबंध होगा। इसके बाद यहाँ पे कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजन करता है। मतलब विभाजन सूत्र का प्रयोग आप करोगे और यहां से आंसर आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद बोला है कि बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक दिया है -2,2 और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में अगर विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर यह बिंदु है यह बिंदु है, इसके बीच ये बिंदुओं के बीच अगर उसको हम 4 बराबर भागों में अगर हम बांट देंगे तो सभी बिंदुओं का निर्देशांक पूछा है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न नोट करो। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है जहां AB जो है वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2,-3 है तथा B का निर्देशांक 1,4 है। तो केंद्र का यहाँ पे निर्देशांक भी दिया है, बी का भी निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। मध्य बिंदु का सूत्र लगाना, आसानी से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा। अगला बात करेंगे। अगला क्या बिंदु 3,2 -2,-3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो त्रिभुज में 3 यहाँ पे बिंदु होता है, ठीक है। तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है। आप तीनों बिंदुओं के निर्देशांक से आपको पता करने पड़ेंगे कि किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से, यहां से स्टार्ट हो गया कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा आना चाहिए। तो LHS को लेकर सिद्ध करके हमें RHS लाना है। यह आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट 6 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं, आपको तैयार करना ही पड़ेगा। फिर सिद्ध करने के लिए बोला है कि cos A प्लस सेक A का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। LHS को सिद्ध करके RHS लाना है। सिद्ध करने वाला फिर अगला प्रश्न है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। मतलब इसको सिद्ध करके इतना लाना है। फटाफट नोट कीजिए। अगला नोट कीजिए कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 तो कह रहा है कि ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 90 हो सकता है, 90 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कहा है। फिर कह रहा है कि जो ए और बी का मान निकालोगे तो ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला है कि यदि 2 कोसेक 45 अंश माइनस 1 बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला मैं आपको बता रहा हूं। अगला आप लोगों का देखिए, यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन आ गया कि भूमि से अगर 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई भी ढील नहीं है, मतलब डोरी बिल्कुल टाइट है, तो डोरी की आपको लंबाई ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न जो है कि एक मीनार की ऊंचाई अगर 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई की अगर हम बात करें तो 20 करड़ी में 3 मीटर है। तो सूर्य का पूछ रहा है कि सूर्य का बताइए कि उन्नयन कोण क्या होगा, थीटा के वैल्यू पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको नोट कर लो। अगला प्रश्न है कि एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। पृथ्वी के तल में किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। तो 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तैयार है? 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। इस बात मान लो, मेरी इतना बात मान लो कि इस बार 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का है। अगला प्रश्न नोट करो कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न नोट करो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो प्रश्न में लिख दिया 100% गारंटी की वो आने ही वाला है। इतना बात याद रख लो, बस आप उसको तैयार कर लो। हाँ, अगला प्रश्न नोट करो कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर
आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अगला बात करते हैं। अगला देख लीजिए क्या है कि एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मेरे प्यार बच्चों, आराम से इस क्वेश्चन को नोट करके सर्च करके लिखो। 20,000 लाइक पहुंच गया, मैं खुद 100 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। अन्यथा आप लोगों को किताबें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरे किताब के क्वेश्चन है, मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, वहां से देख लेना। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा। अगला प्रश्न देखिए, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला क्या है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो है समान होती है। चलिए अगला प्रश्न नोट करो। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूछा है। अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला क्या है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण जो है 30 डिग्री है। तो साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसमें दिया है हिंट में कि पाई का मान आप 22/7 नहीं 3.14 रखना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। और करनी में 3 का मान आप वहां पे रख देना है, 1.73 का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें हिंट दिया रहेगा आपको एग्जाम में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नोट कीजिए। अगला क्या है? अगला है मेरे प्यारे बच्चों कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए नोट कर लिया आपने, उसको नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, एक शंकु के आधार की त्रिज्या तो 3.5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर शंकु का आयतन उसकी तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला अगर मालूम है तो आप फटाफट इसका आंसर बता पाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि फार्मूला बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला के क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, इतना याद रखना। फार्मूला आपको याद करना है। अगला देखिए क्या है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसकी तारीफ क्या करूं। अगला प्रश्न देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर 13 सेंटीमीटर है तथा संपूर्ण पृष्ठ जो है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न नोट करो। अगला प्रश्न है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तथा शंकु का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात आपको ज्ञात करने हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में तो 100% आएंगे। अगला प्रश्न देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि आपको 24 पाई सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई भी आपको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का आयतन, बस शंकु का आयतन का फॉर्मूला मालूम है तो बस वैल्यू रख दो, आ जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको दिया है। जब वर्ग अंतराल बारंबारता दिया है, आपको माध्य ज्ञात करना है तो आराम से उसका कॉलम बना लेना और माध्य ज्ञात करने के आपको विधि मालूम है, तुरंत माध्य ज्ञात कर पाओगे। इसके बाद है कि 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य अगर 45.6 किग्रा है, इनके भारों की योगफल आपको ज्ञात करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इग्नोर एक प्रश्न नहीं करना, सारे प्रश्न लगा के आपको जाना है। अगला है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन
सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे xi और fi का वैल्यू आप लोगों को दिया है और यहाँ पे समांतर माध्य भी दे दिया है कि 21.5 होगा। सिर्फ आपको के का वैल्यू ज्ञात करना है, जो ये बीच में के है इसका वैल्यू आप लोगों को ज्ञात करना है। सेम उसी विधि से लगेगा। अगला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, आपको सिर्फ बहुलक ज्ञात करने की विधि मालूम होनी चाहिए, बस आराम से आप इसको हल कर पाओगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल आपको दिया है, नीचे आपको बारंबारता दिया हुआ है, दोनों चीज दिया हुआ है, आपको सिर्फ माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है, उसकी विधि से आप लोगों को इसको हल करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लो क्या है कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार ये प्रश्न आते रहते हैं। तो यहाँ पे प्राप्तांक और बारंबारता दिया हुआ है, आपको सिर्फ इस एफ की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख लो, गारंटी मेरे की एग्जाम में आएगा। हाँ अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक आपको 525 है, माध्यक आपको दे दिया कि 525 है, तथा बारंबारताओं का योगफल भी दिया है कि 100 है, तो x और y के मान ज्ञात करने के लिए बोला है। इधर वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, दिखा देता हूं। वर्ग अंतराल 0 से 100 से लेके यहाँ से 900 से 1000 तक है। बारंबारता की बात करें तो 2 5 x 12 17 20 y 9 7 4 दिया है। यहाँ पे x और y के मान आप लोगों को ज्ञात करने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस प्रश्न को आप नोट कर लो। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंककर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयोक्ता पूछा हुआ है, प्रयोक्ता की प्रश्न है। 4 प्रश्न में प्रयोक्ता को आपको बता रहा हूं, चारों याद है तो आप कर पाओगे, पूरा क्वेश्चन कर लोगे। दूसरा है इसका, एक थैले में 5 लाल गेंद तथा कुछ नीली गेंदें हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रयोक्ता एक लाल गेंद निकालने की प्रयोक्ता की अगर 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसकी संख्या पूछ रहा है, नीली गेंदों की संख्या। अगला प्रश्न अगर हम बात करें तो अगला है कि यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल अगर 7 से छोटा होने की प्रयोक्ता आप लोगों को ज्ञात करना है कि 7 से छोटे होने की प्रयोक्ता कितनी होगी। लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न नोट कर लो कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयोक्ता ज्ञात कीजिए। क्या पहला एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने की प्रक्रिया बताइए, दूसरा कंडीशन है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई एक संख्या बताइए। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पूरे किताब के 100 प्रश्न मैंने महत्वपूर्ण बता दिया, जो उत्तर में 70 नंबर लेकर आओगे समाज विज्ञान में। क्योंकि मेरे प्यारों से इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक। समाज विज्ञान में टोटल अगर हम चैप्टरों की बात करें तो 22 चैप्टर हैं, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मिलाकर, और 22 चैप्टर से मिलाकर मात्र 32 टॉपिक मैंने तैयार किया हुआ है। बस सिर्फ 32 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो समझ लो कि 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों को क्लियर है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, सिर्फ मात्र 32 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ के जाना है। उन्हीं टॉपिकों में से प्रश्न आते हैं, ठीक है। आप जाकर पेपर देख सकते हो, 2024 बोर्ड का जो पेपर बीता है उसमें जाके देख सकते हो। पूरा पेपर अगर हम बात करें तो 32 टॉपिक जो मैंने बताऊंगा इस वीडियो में उन्हीं से आया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि सबके पास पहुंच पाए और सभी लोग अच्छे नंबर लेकर आए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, और हर साल इससे प्रश्न बनते हैं, जो कि इस बार भी बनेंगे, जो कि आपको पूरा का पूरा इसको तैयार करना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ था। वहीं अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न जो कि आपको तैयार करना है, दूसरा प्रश्न है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव बताइए। कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी तो किस कारण की वजह से क्रांति हुआ था, और जब कारण मतलब वो क्रांति हुआ तो उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, अन्य देशों पे भी और फ्रांस पे भी क्या प्रभाव पड़ा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 32 टॉपिक आपको तैयार करना है। समाज विज्ञान में आप लोगों का पूरा हो जाएगा 70 में 70 नंबर, और 10 नंबर का मानचित्र पूछता है तो मैं अलग से टॉपिक मानचित्र बना दूंगा। अन्यथा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सिर्फ इतने ही 32 टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 33, तो वह है आप लोगों का इटली का एकीकरण। अभी मैंने पहला प्रश्न आप लोगों को बताया कि जर्मनी का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो इंपॉर्टेंट है वो है जर्मनी का एकीकरण। ये दोनों टॉपिक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 3 प्रश्न यहां से क्लियर हो जाएंगे आपके। चौथा प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो है महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। तो
तो महात्मा गांधी जी ने कितना सत्याग्रह, कितना आंदोलन उन्होंने चलाया था, सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। वो सभी आंदोलन आप लोगों के पूरा याद होना चाहिए, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी के जितने भी सत्याग्रह उन्होंने चलाया था वो सारे सत्याग्रह आपको याद होना चाहिए। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 5वां, तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन का कारण तथा अर्थ लिखिए। यह प्रश्न 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो चलाए थे असहयोग आंदोलन, तो उसके क्या कारण थे, उसके क्या अर्थ थे। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। 2024 में जाके देख लो, 2024 का जो पेपर बीता है पूरे के पूरे प्रश्न यहाँ से बने थे 32 टॉपिक से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2025 में अगर 95% लाना चाहते हो तो इस 32 टॉपिक को पहले तैयार करके ही आपको एग्जाम देने जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों क्या है, महामंदी के कारणों को लिखिए कि महामंदी के क्या कारण थे, महामंदी किस लिए आई, महामंदी आने के बाद कौन कौन से देश यहाँ पे निचले स्तर पे चले गए, ठीक है, कौन सी चीजें मांगी हुई, कौन सी चीजें सस्ती हुई, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। कि 19वीं शताब्दी में दो अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह बताए गए थे। ये तीनों प्रकार के प्रवाह आपको याद होने चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला है प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान या समझौता क्या है, कि ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है या ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि 2024 में 3 सेट में यह आया था। 3 सेट के पेपर अगर हम बात करें तो 3 सेट के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 9 जो कि आपको तैयार करना है, इन प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर नहीं आंसर मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, एक मैं वीडियो आप लोगों को पूरा का पूरा बना दूंगा, पूरे के पूरे आंसर का वीडियो बना दूंगा, आप तैयार कर लेना। इसके बाद है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का अपरदन कैसे होता है, मृदा वहां से कट के कैसे बह जाती है, वहां पे उसका रोकथाम कैसे उपाय लगाएंगे कि वहां पे मृदा रुके और वहां पे हम लोग फसल कैसे वहां पे उगाएंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न, जो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां है। प्रश्न नंबर 10वां है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं। यहाँ पे अंतर पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए, या अलग अलग पूछ लेता है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछता है, तो 4 नंबर के लिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में देता है। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है प्रश्न नंबर 11, वो है कि जैव विविधता क्या है या उसका महत्व बताइए। 4 नंबर के लिए प्रश्न एग्जाम में आपके बनेंगे कि जैव विविधता क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह जैव विविधता एक चैप्टर भी है, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता क्या है या उसके महत्व को दर्शाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न नंबर 11 जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न है कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न बनेंगे कि मृदा अपरदन क्या है, उसके क्या कारण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारों, एक प्रश्न छोड़ना नहीं है। जो मैं आपको कह रहा हूं ना कि 32 टॉपिक आपको तैयार करके जाना है, तो तैयार करके जाना है अगर आप 70 में 70 नंबर लाना चाहते हो तो। चलिए मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण बताइए। प्रश्न नंबर 13 देखिए कि 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल नुआगी जाती है। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, उगाई जाती है, यहाँ पे नुगाई नहीं, ये क्या लिखा गया, उगाई जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां पे काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उपयुक्त मानी जाती है काली मृदा के लिए, कौन सी फसल उसमें उगाई जाती है काली मृदा में, यह पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों यह प्रश्न है जो कि आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 14, बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि लिखे। कि बहुउद्देशीय परियोजना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, ठीक है। अलग अलग पेयर बना के लिखना होगा, एक साइड आप लाभ लिखिएगा, एक साइड हानियां लिखिएगा, ठीक है। चलिए
आगे अगर हम बढ़ेंगे और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषता लिखिए कि भारतीय कृषि की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी विशेषताएं लिखने के लिए बोला है? 3 विशेषताएं लिखने के लिए बोला है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपको तैयार करना है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है कि चावल, जिसे हम लोग धान बोलते हैं, कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है कि चावल की खेती कैसे की जाती है, कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां का सामना करना पड़ता है, कितना पानी, कौन से महीने में किया जाता है, कौन सा खाद्य पदार्थ का यूज करते हैं चावल या धान की खेती के लिए। ठीक है, पूरा स्टेप उसका लिखना पड़ता है, तब जाके 6 नंबर मिलता है, इसलिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए, कि कृषि की 3 प्रमुख समस्या बताइए। प्रश्न 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आप लोगों को कोई रोक नहीं सकता है 95% लाने से। बस सिर्फ जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ सारे टॉपिक आपको तैयार रहेगा, तो आप सारे प्रश्नों का आंसर आप एग्जाम में देकर चले आओगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 क्या है? परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, अंतर से यह प्रश्न पूछा जाता है कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बताइए। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए? 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करके जाना होगा। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 19 की तरफ, कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 4 नंबर के लिए प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है प्रश्न नंबर 20वां, कि सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। कि सड़क परिवहन के 3 गुण, आपको ऐसे तो अनेकों प्रकार के गुण हैं लेकिन आपको सिर्फ 3 ही बताना, इसलिए 4 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 21, कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? मेरे प्यारों, 6 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर के लिए प्रश्न है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो आपको तैयार करना है प्रश्न नंबर 23 क्या है, कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखे। ठीक है, तो संघवाद जो चैप्टर है उससे प्रश्न लिया गया है और ये भी प्रश्न 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप संघवाद बताओगे, फिर संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हेडिंग डाल के उसकी विशेषताओं लिखोगे, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। यहां तक आप तैयार कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है, कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। कि 1992 के जो संविधान संशोधन नहीं हुए थे उससे पहले और जब वो हो गए उसके बाद के आपको स्थानीय शासन के 2 अंतर बताने हैं। 2 अंतर बताओगे तो 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी प्रश्न आप लोगों को क्या करना है, तैयार करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 25, कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। कि भारत के जो विधायिकाएं हैं उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति पूछा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 26 प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इस समय भी जातिगत समस्याएं पाई जाती हैं किस तरह की भारत में। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जो आपको तैयार करना है। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 27 जो आपको तैयार करना है वो है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार है वैध सरकार का गठन करता है। ठीक है, वैध सरकार के गठन करने में लोकतंत्र किस तरह जिम्मेदार है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे आपकी किताब में, नहीं मिलता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा दूंगा, पूरा नोट करके याद कर लेना। आगे अगर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28, कि विकास मापने का
यूएनडीपी का मापदंड क्या है? देखिए विकास किससे नापा जाता है? तो यूएनडीपी एक मापदंड है, उससे नापा जाता है। ठीक है, तो उसका संक्षिप्त वर्णन करने के लिए बोलेगा आपको। 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो तैयार करना है आप लोगों को एग्जाम तक। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन। 4 नंबर के लिए नहीं, ये तो प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो तैयार करना है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। और अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 31 कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 नंबर के लिए प्रश्न हो ही नहीं सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। जाके आप 2024 का पेपर उठा के देख लेना, इन 32 टॉपिकों से बाहर कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया है। आगे देख लो, लास्ट टॉपिक है 32 कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये 2024 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो सिर्फ 32 टॉपिक ही आपको तैयार करके जाना है, जो मैंने आप लोगों को बताया है। यह कोड का पेपर आप लोगों की एग्जाम में आने वाला है 2025 बोर्ड एग्जाम में, और पूरा का पूरा सोल्यूशन इस चित्रकला पेपर का बताने वाला हूँ। और कला के भी पेपर में आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, मेरी गारंटी है। एडमिट कार्ड पे देख के यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम अपना लिख दीजिएगा। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय कितने दिए गए हैं, तो देखिए समय लिखा है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट में इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पे जब बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे सामान्य निर्देश दिया गया, जो कि पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए पहला निर्देश में पढ़ के आप लोगों को समझाता हूँ। बोला है कि मुख्य पृष्ठ मतलब कवर पेज पर तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मुहर प्रत्येक पत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोगों को एक व्हाइट पेज मिलेगा जिसमें आप कला बनाओगे, तो वहां पे कॉर्नर में आप लोगों को इस तरह एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पेन से लिखना है। क्या क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, अनुक्रमांक अंकों में, फिर नीचे अनुक्रमांक आप लोगों को शब्दों में, और यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी रहेगी, आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप लोगों को जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उसे सिग्नेचर करवाना होगा, बस। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। कह रहा है कि यह पेपर जो है 3 खंडों में बनेगा, एक तो क, एक ख और ग, और तीनों खंडों को करना जरूरी है आप लोगों को। इसके बाद देखिए तीसरा निर्देश कह रहा है कि खंड क में आलेखन कला तथा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनमें किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। देखिए खंड क में आलेखन कला भी दिया हुआ है, प्राविधिक कला भी दिया हुआ है। दोनों के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों में से किसी एक का ही उत्तर आप लोगों को देना है। या तो आप आलेखन कला कीजिए या तो आप प्राविधिक कला कीजिए, आपका मन जो आपको आसान लगता हो, दोनों में से कोई एक ही का करना है। OMR शीट पे आप लोगों को रखना होगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए चौथा कह रहा है कि OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब कि OMR शीट पे आप लोग अगर आपने पहला ऑप्शन रंग दिया ए वाला, तो आपने रंग दिया, ये नहीं कि उसे बाद में काटो, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके उसको मिटाओ। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद पांचवा क्या है कि खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण तथा आलेखन तथा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। कहने का मतलब है कि खंड ख जो होगा, खंड ख में आप लोगों का प्राकृतिक दृश्य भी दिया हुआ, आलेखन भी दिया है और प्राविधिक दिया है। तो तीनों में से किसी एक का ही चित्र आप लोगों को बनाना है, जो आपको आसान लगे। अगर आप प्राकृतिक बनाना चाहते हो तो प्राकृतिक बनाइए, या आप आलेखन करना चाहते हो तो आलेखन कीजिए, या प्राविधिक करना चाहते हो तो प्राविधिक करो, लेकिन तीनों में से किसी एक का ही करना है। फिर अगला देखिए क्या है, फिर खंड ग आएगा। खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपको करना है। देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहां से पेपर आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो मैंने कहा ना कि आलेखन कला का भी 20 ऑब्जेक्टिव देगा ए वाला, और बी वाला प्राविधिक कला का भी देगा, लेकिन दोनों में से कोई एक ही करना है। मैं सबका सोल्यूशन बताऊंगा, जो आपको आसान लगेगा याद करने में वही याद करके एग्जाम में करके आइएगा। देखिए बोलेगा क्या आलेखन कला में कि प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं,
इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। देखिए 20 प्रश्न है और एक एक नंबर के हिसाब से आप लोगों को 20 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न है कि वर्ण का अर्थ क्या है। मतलब वर्ण का अर्थ क्या है, तो आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। तो वर्ण का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चों रंग। क्या होता है, रंग। सी वाला ऑप्शन जो है वो पहला आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं दूसरा प्रश्न, देखिए क्या दिया है। कह रहा है कि ओस्टवाल्ड संबंधित है। तो ओस्टवाल्ड संबंधित है किससे, तो रंगों से संबंधित है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, तीसरा। कह रहा है कि लाल और हरा रंग है। तो लाल और हरा रंग कौन सा रंग कहलाते हैं, तो विरोधी रंग कहलाते हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाल और हरा एक दूसरे के क्या है, विरोधी रंग। इसके बाद चौथा देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो है आप लोगों का बहुवर्णीय। क्या है, बहुवर्णीय है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5वां, कह रहा है कि एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वो है आप लोगों का संयोजन। कितना अच्छे से आप उसको संयोजन किए हो, सजाए हो। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 5वें का। आगे देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि इनमें से कौन सा शीत रंग है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा शीत रंग है, तो आप कहोगे हरा, हरित। हरा जो है वो शीत रंग होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7वां कि मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग की अगर हम बात करें तो मुख्य रंग आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8वां, कह रहा है तटस्थ रंग है। तो तटस्थ रंग है आपका काला और सफेद। डी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, काला और सफेद। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक रेखा है। चारों में से लयात्मक रेखा कौन सा है, तो वक्र रेखा को हम लोग लयात्मक रेखा कहते हैं। इसलिए 9 का सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 10वां, कौन से रंगों का माध्यम जो है वो पारदर्शी होता है। तो कौन से रंगों का माध्यम जो है वो पारदर्शी होता है, तो आप कहोगे तैलीय रंग का। मतलब बी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10वें का, तैल रंग। आगे देखिए अगला है प्रश्न नंबर 11 कि सफेद का विरोधी रंग कौन सा है। तो सफेद का विरोधी रंग काला होता है, ये तो आपको भी मालूम है। इसलिए ए वाला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों है कि पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। तो पीले रंग में अगर हम लोग लाल रंग मिला देते हैं तो आपका नारंगी बन के तैयार होगा। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नारंगी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। ये बात तो आपको भी मालूम होना चाहिए, कितने रंग होते हैं, 7 रंग। क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपसे पूछे कि अधिक काली होती है, तो काला किस मतलब होता है, बी मतलब ब्लैक। तो जिसमें बी की संख्या अधिक होगी वही अधिक काला होगा। तो देखिए यच वाला तो होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसमें भी एक बी है, इसमें आपका 2 बी है, ठीक है, और इसमें आपका 4 बी है। तो ये वाला संख्या ज्यादा है बी का, तो इसलिए डी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 बी जो है वो अधिक काली होगी। ये ट्रिक आपको मैंने बता दिया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15 कि बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं। तो बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के। प्रश्न नंबर 16 देखिए, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किनके लिए, तो साड़ी के किनारे के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी वाला जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, साड़ी के किनारे के लिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17, बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो अगर बारीक रेखा आपको बनाना है तो नंबर 1 ब्रश का प्रयोग करोगे, 1 नंबर ब्रश का प्रयोग करोगे आप। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है, तो आपको ठंडा प्रभाव डालता है। इसलिए बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखिए, चित्र में गाढ़ा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है। तो क्या दर्शाने के लिए होता है चित्र में गाढ़ा रंग,
तो घनत्व को दर्शाने के लिए होता है। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। 20वां प्रश्न देखिए, एकांकी रंग संगति में कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो एक रंग का प्रयोग होता है। कितने? एक रंग का। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अथवा करके बोला है प्राविधिक कला, या तो आलेखन कला कीजिए या तो प्राविधिक कला कीजिए। तो आलेखन कला का तो मैंने बता दिया, अब प्राविधिक कला का भी बता देता हूं। जो आपको आसान लगेगा वो एग्जाम में करके आइएगा, ठीक है। देखिए बी वाला क्या बोला है, प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। वही कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न है टोटल 20 और एक एक नंबर के हिसाब से 20 नंबर आपको दिया जाएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या बोला इसमें, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पे 2 प्रकार के। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति को क्षेत्रफल में क्या करना पड़ेगा, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है, कह रहा है कि स्पर्शी रेखा दीर्घवृत्त में किस स्पर्श करती है? कह रहा है कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करता है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का, कि वक्र को। किसको? वक्र को करता है। वक्र कहीं दिख रहा है? देखो सी वाला दिख रहा है। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं? तो आयताकार फलक तो घन में होते हैं, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न देखिए, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो आप कहोगे कि 4 होते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4। ठीक है, कंफर्म। आगे देखिए प्रश्न नंबर 6, कह रहा संपूरक कोण होता है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो संपूरक कोण कहते हैं कि जिन दो कोणों का जो कितना हो 180 अंश। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, वहां कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग का प्रत्येक कोण अगर हम बात करें जो वर्ग होता है, तो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का। इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार ऐसा ही होता है। ए वाला ऑप्शन, यही तो वृत्ताकार है। तो ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो 4 भुजाएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक फलक जो है कि किस आकार का होता है? तो घन का आयताकार होता है। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि घन ऐसे ही तो बनता है। ऐसे आप घन बनाते हो तो हर एक फलक देखोगे तो कैसा होता है? आयताकार होता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन की अगर हम बात करें कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। आपको भी मालूम है, एक ऊपर एक नीचे एक इधर इधर एक इधर उधर। देखिए अभी यही देख लीजिए, 6 होंगे आपको इसमें दिखेंगे। तो कितने हैं? 6। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12 कि एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? ठीक है, तो एक साधारण पैमाने पर कितने प्रकार के माप अंकित कर सकते हैं? तो 2 प्रकार के कर सकते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 देखिए, कह रहा है कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? तो आप ऑप्शन ए पे क्लिक करोगे, समबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? समबाहु त्रिभुज का। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? तो अधिक कोण किसे कहते हैं? वही जो 90 अंश से बड़ा हो लेकिन 180 अंश से क्या हो? कम हो। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखिए, बहुत सिंपल प्रश्न है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल कोण या ऋजु कोण। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि 180 अंश का कोण कैसे बनता है? एक सीधी रेखा पे बनता है इस तरह। तो इसे आप सरल कोण कहिए या ऋजु कोण कहिए।
आगे प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 क्या है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में अगर हम सेंटीमीटर की बात करें तो 10 सेंटीमीटर होता है। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या है, एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो एक आयताकार कमरे में ऊर्ध्वाधर फलकों की बात अगर हम करें तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये बेलन है और मैं बेलन बना के यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर ये वृत्ताकार है तो नीचे वाला भी वृत्ताकार ही होगा। मतलब कि डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वृत्ताकार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो त्रिभुजाकार कौन सा है? ये वाला ऑप्शन देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है। तो यह था 20-20 बहुविकल्पीय, दोनों को बता दिया मैंने, आलेखन का भी बता दिया, प्राविधिक कला का भी बता दिया। तो दोनों में से जो भी आपको आसान लगा होगा याद करके चले जाइएगा। इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा खंड ख। खंड ख में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ बोला है निर्देश कि इस खंड में मैंने बताया था कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण भी होता है, आलेखन भी होता है और प्राविधिक भी होता है। और इनमें से केवल एक का ही चित्रण आपको करना होता है। आपका मन या तो आप प्राकृतिक कीजिए, आपका मन या तो आलेखन कीजिए, आपका मन या प्राविधिक कीजिए, लेकिन तीनों में से किसी एक का ही उत्तर दोगे। और कितने नंबर का है? 30 नंबर मिलेगा। तो चलिए मैं पहले आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण बता देता हूँ। देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या बोला है, वो क्या बनाने के लिए बोलता है, कह रहा है कि अपनी ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाइए, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक दृश्य चित्र मानव आकृति के साथ बनाइए तथा इसे जल रंगों या पेस्टल रंगों से पूर्ण कीजिए। तो 20 गुणे 25 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना मेरे प्यारे बच्चों। 20 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर लंबा का एक आयत आप बनाइए। और उसमें आप होना क्या चाहिए कि यहाँ पे एक दृश्य चित्र बनाना है मानव आकृति के साथ, ठीक है, मनुष्य का भी उसमें होना चाहिए। एक प्राकृतिक दृश्य आपको बनाना है जिसमें पेड़ हो, पक्षी उड़ते हो, सूर्य हो और एक मनुष्य भी हो, ठीक है। और जल रंगों या पेस्टल रंगों से उसको क्या करना है, पूरा करना है। यहाँ बोला है कि खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां होनी चाहिए। देखिए बोला है ना इसमें कि खेत में कार्य करती 2 स्त्रियां उसमें जरूर होना चाहिए। इसके बाद मंदिर भी होना चाहिए, मंदिर भी आपको बनाना है। इसके बाद सूर्योदय के समय ग्रामीण दृश्य बनाना है, ठीक है, इतना काम आपको करना है। फिर बोला है कि चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। मतलब सही रेखा खींचते हो और सही आयत बनाते हो तो उस पर आप लोगों के 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद कह रहा है कि सही एवं उपयुक्त संयोजन, उसको अलग अलग रंगों से अगर आप सजाते हो मेरे प्यारे बच्चों, सही संयोजन करते हो, मतलब जितना चीज बोला है उतना चीज अगर आप बनाते हो तो 5 नंबर उस पर दिए जाएंगे। तीसरा कह रहा है सौम्य उपयुक्त रंगों का प्रयोग, कौन कौन सा कलर को किससे रंगा जाता है, अगर उसी कलर से आप रंगोगे तभी आप लोगों को उसमें 10 नंबर दिए जाएंगे। और आकर्षण सामान्य प्रभाव, जितना दिखने में सुंदर लगेगा 5 नंबर उस पर भी दिया जाएगा। तब जाकर टोटल 30 नंबर आप लोगों के हर एक सिचुएशन पे दिया जाता है, सब कुछ देखकर। इसके बाद अगर वो ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके आपको आलेखन दिया है तो आलेखन कर लो। आलेखन में क्या होता है, तो देखिए दिया आलेखन में कि अपने ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर के एक आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत को सजावट के लिए उपयुक्त हो। डिजाइन किसी भारतीय पुष्प पत्तियों कलियों पर आधारित हो। डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आलेखन में क्या है, कह रहा है कि आपको ड्राइंग शीट पर 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का आयत बनाइए, मतलब 16 सेंटीमीटर लंबा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा के एक आयत बनाना है। उसमें आप लोगों को भारतीय पुष्प बनाना है, पत्ती सहित कली भी उसका होना चाहिए, ठीक है, और जल रंगों का प्रयोग आपको करना है। और ये भी प्रश्न आप 30 नंबर का ही है। तो इकाई की मौलिकता पे 10 नंबर आपको दिए जाएंगे, लयात्मक रेखांकन पे 5 नंबर दिए जाएंगे, रंगों चयन और आकर्षण पे 10 नंबर दिए जाएंगे, सामान्य प्रभाव पे 5 नंबर दिए जाएंगे। तो इतना चीज आपको देख के रखना है। इकाई की मौलिकता क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, की जो बोला है कि 16 गुणे 12 सेंटीमीटर का एक आयत बना चाहिए, तो आयत आपको बनाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं, वो क्या करते हैं वृत्त में ही लगते हैं फूल बनाने, तो उनका नंबर कट जाता है। 10 नंबर तो तुरंत कटेगा आप लोगों का। तो इसलिए वृत्त बोला है तो वृत्त ही बनाई, 10 नंबर उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह लयात्मक रेखांकन पे आप लोगों को 5 नंबर, रंगों का अलग अलग चयन करोगे तो 10 नंबर, जितना अच्छा लगेगा 5 नंबर उसमें मिलेगा। तो आलेखन भी कर सकते हो। जो लोग बच्चे आलेखन नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए प्राविधिक कला, वो प्राविधिक कला कर ले, तीनों में से कोई एक ही करना है। प्राविधिक में क्या बोला है
कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न दिया है, 5 में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दोगे तो 10-10 नंबर के हिसाब से 30 नंबर आपको दिया जाएगा। इसके क्या बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे, मतलब 10-10 नंबर के होंगे। इसके बाद प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं, अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं, मतलब जो रचना करोगे उसको नहीं मिटाना है आप लोगों को। इसके बाद चौथा पॉइंट क्या बोला है कि रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पे कीजिए और इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न करने दीजिए। मतलब जो रफ कार्य बनाओगे तो रफ कार्य को भी उसमें जमा करना है। तो 3 प्रश्न करोगे, 5 में से 3 प्रश्न करोगे तो 30 नंबर आपको दिए जाएंगे 10-10 नंबर के हिसाब से। देखिए अ वाला पहला प्रश्न क्या बोला है, एक त्रिभुज क ख ग की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। ये पहला प्रश्न है। ब वाला प्रश्न है कि एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा नोट कीजिए, 6 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर क्या हो आधारित। ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि 2 समान वृत्तों, जैसे एक क है एक ख है, 2 वृत्त समान है, कह रहा है कि तिर्यक रेखा खींचिए उसमें जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेंटीमीटर हो और उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये चौथा प्रश्न है। और पांचवा है कि एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके जबकि 3 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी में 34 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो 5 प्रश्न मैंने पढ़ के आपको बता दिया। अब 5 में से आप लोगों को 3 ही प्रश्न करने हैं और यहाँ पे 10-10 नंबर के हिसाब से आपको 30 नंबर दे दिए जाएंगे। तो मैंने तीनों बता दिया। अब तीनों में से जो आपका मन कर रहे हो वो कीजिए, या तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण कीजिए, ठीक है, या आलेखन कीजिए या प्रावैधिक कला कीजिए। तीनों मैंने बता दिया। अब यहाँ स्टार्ट होगा खंड ग, ठीक है। तो खंड ग स्मृति चित्रण देता है जो कि आप लोगों को करना है। इसमें बोला है कि इस प्रश्न के 2 भाग हैं, एक तो क है एक ख है और दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है आप लोगों को। तो देखिए जिसमें से क है, क वाला कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए और चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी आप चित्र बनाओगे उसका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए दूरी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर से किसी भी चित्र की दूरी कम नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है। रेखा सौवष्टों पे 4 नंबर दिए जाएंगे और आकृति की अनुरूपता पे 6 नंबर। मतलब कि अगर 15 सेंटीमीटर बोला है तो 15 सेंटीमीटर से कम दूरी नहीं होना चाहिए किसी भी चित्र का, नहीं तो नंबर कटेगा आप लोगों का। कह रहा है कि खुली किताब, लालटेन, बाल्टी और मग और छाता, इन चारों चित्रों में से किसी एक का ही चित्र बनाना है, लेकिन याद रहे कि चित्र 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और आपको पेंसिल से बनाना है इस चित्र को। इसके बाद ख वाला देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए और चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा सौवष्टों पे 4 नंबर और आकृति की अनुरूपता पे 6 नंबर आपको दिए जाएंगे। क्या है, अमरूद पत्तियों सहित, 2 टमाटर, लौकी और गाजर पत्तियों सहित। अब यहाँ पे भी 4 चित्र दिया है, 4 में से किसी एक का ही चित्र आपको बनाना है, लेकिन 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए वो चित्र, ठीक है। और इसके बाद क्या बोला इसमें कि पेंसिल से आप लोगों को बनाना है। चलिए अब हम देखेंगे इंग्लिश के, ठीक है। 2025 में कौन से इंग्लिश के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके आएंगे और उससे आप लोगों को 70 में 70 नंबर आप लोगों को बिल्कुल पक्का पाओगे, ठीक है। देखो इसमें है ना आप लोगों की क्या 17 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर 17 महत्वपूर्ण टॉपिक अगर तैयार कर ले तो आप लोग इंग्लिश में तो 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल कंफर्म है। आप लोगों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल 100% गारंटी मेरा किया, कोई रोक नहीं सकता है। अंग्रेजी में जरूर पास होगे, इस बात की मेरी गारंटी। बस इतना टॉपिक आप पढ़ लोगे तो ऐसा वीडियो कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये आप लोग जानते हो। पूरा कंप्लीट में सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, सारे सब्जेक्ट के पूरे किताब के टॉपिक में आप लोगों को इंग्लिश के बताने वाला हूँ। बस यही टॉपिक आप लोगों को तैयार करके जाने हैं। कौन कौन से टॉपिक है, चलिए इसमें बात कर लेते हैं इंग्लिश वाले के। देखिए इंग्लिश में सबसे पहले आप लोगों को पूछेगा सेक्शन ए। सबसे पहले आप लोगों का आएगा सेक्शन ए। अब सेक्शन ए में क्या है कि सेक्शन ए में पहला जो प्रश्न आएगा उसमें आप देखोगे तो उसमें 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यू। पहली बात एक अनसीन पैसेज आपको देगा और अनसीन पैसेज देगा, उसके नीचे आपके 3 प्रश्न देंगे एमसीक्यू के, 3 प्रश्न एमसीक्यू के रहेंगे। दूसरा पूछता है 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन।
ठीक है। इसके बाद दो अनसीन पैसेज आता है। एक अनसीन पैसेज में तो 3 एमसीक्यू रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न है, और एक अनसीन पैसेज जो आएगा उसमें 3 शॉर्ट आंसर आएंगे, 4-4 नंबर के, 4 नंबर के, कोई 2 नंबर का रहेगा, कोई 2 नंबर का रहेगा और 1 नंबर का रहेगा। ऐसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो आपको इतना कंफर्म हुआ। और कह रहा है कि एंड 1 वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, और एक वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं अगर आपको बताऊं तो देखो, यहां से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे आंसर पैसे से 3 नंबर, तो यहां से आप लोगों को तैयार हो जाएगा। और यहां से 3 क्वेश्चन, एक 4 क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलते हैं, 2 2 4 2 6, 6 नंबर के 3 क्वेश्चन यहां से हो गए। और वेकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का, 7 नंबर का आंसर पैसेज यहां से, या 3 नंबर का यहां। टोटल अगर हम बात करें तो 2 आंसर पैसेज से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे सेक्शन ए में, रीडिंग वाले पार्ट में। ठीक है, इतना तैयार, मतलब आपको 2 अनसीन पैसेज तैयार करना ही पड़ेगा। मेरे चैनल पे जाके देख लो कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं बाई सम्राट एकेडमी, आपको मिल जाएगा वहां से अनसीन पैसेज। जब उस वीडियो को देख लोगे तो 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। इसके बाद आपका सेक्शन भी आता है, दूसरा पार्ट, उसमें होता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में क्या होगा कि यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है। आपको या तो लेटर लिखो या एप्लीकेशन लिखो, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। तो इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या दे देगा, रिपोर्ट दे देगा या आर्टिकल। अब तीनों में से कुछ भी दे सकता है, लेकिन देगा कंफर्म, और उसको 80 से लेकर 100 वर्ड में लिखना होता है। तो पहली बात 3, और चौथा चीज को आप तैयार कर लो, लेटर भी तैयार कर लो, एप्लीकेशन भी, दोनों में से जो भी आएगा आप कर लेना। इसके बाद आप पैराग्राफ भी लिखना सीख लो, रिपोर्ट भी लिखना सीख लो, आर्टिकल भी लिखना सीख लो। यहां से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। ये आपके सेक्शन बी में आते हैं राइटिंग स्किल में। इसके बाद देखो सेक्शन सी में क्या आते हैं, तो सेक्शन सी में ग्रामर एंड ट्रांसलेशन आता है, जिसकी 5वां पॉइंट है। देखो 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, कह रहा है कि 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होते हैं। एक पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएगा, एक टेंस से आएगा, एक आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, एक रिवर्डिंग ऑफ सेंटेंस से क्वेश्चन आएगा, एक स्पेलिंग मिसस्पेल्ड से आएगा। तो 1 2 3 4 5 प्रश्न बनेंगे। मैं टॉपिक भी बता दिया हूं, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रिवर्डिंग ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग। 5 नंबर के प्रश्न यहां से बनने वाले हैं आपके। इसके बाद कह रहा है कि 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन वाइज पंक्चुएशन। कह रहा है कि 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको नरेशन दे देगा, डायरेक्ट स्पीच में दे देगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए देगा, 1 नंबर यहां से। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आप लोगों के 1 नंबर के आएंगे, पंक्चुएशन आपके चिन्हों का प्रयोग आएगा। तो यहां से प्रश्न आपके बनना अनिवार्य है, बनेगा ही बनेगा, नरेशन देगा, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज देगा, पंक्चुएशन देगा। 7वां पॉइंट ये कहता है कि ट्रांसलेशन ऑफ अ शॉर्ट पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 4 नंबर के लिए तो यही दे देगा आप लोगों को। ठीक है, हिंदी में दे देगा, उसको इंग्लिश में आप लोगों को कन्वर्ट करना होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये आप लोगों को टॉपिक तैयार करना है। इसके बाद आप लोगों का आता है सेक्शन डी, लिटरेचर वाला पार्ट। लिटरेचर वाला पार्ट में 2 तरीके से आते हैं, एक तो प्रोज से आता है। प्रोज में 8वां पॉइंट है कि प्रोज से आपके 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन स्ट्रेक्ट दे देगा, और यहां पे 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 2 नंबर का पूछेगा। इसके बाद 3 एमसीक्यू बेस्ड ऑन लेसन। प्रोज के जो लेसन है, तो लेसन के चैप्टर से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद है कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच। कह रहा है कि 2 आपको 60 आंसर पूछेगा, 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो भी प्रोज चैप्टर से ही पूछेगा। इसके बाद प्रोज चैप्टर से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है, जो कि 60 वर्ड में लिखना होता है। तो प्रोज से एक तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, प्रोज से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रोज से 3 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा लेसन से, और 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रिक्ट से। इसके बाद आपका आता है पोएट्री। पोएट्री में 12वां पॉइंट है। पोएट्री में क्या कहता है कि 2 एमसीक्यू बेस्ड ऑन गिवन स्ट्रिक्ट। पोएट्री के भी स्ट्रिक्ट होते हैं, पोएट्री के स्ट्रिक्ट देके यहां से 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 2 नंबर के लिए। इसके बाद 1 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड। कह रहा है कि पोएट्री के चैप्टर से, पोएट्री के देखिए बोला, पोएट्री के लेसन से आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट वाला आएगा, जो कि 30 से 40 वर्ड में लिखना होगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो और करके, अथवा करके, उसके अलावा एक और देता है कि 4 लाइन का पोएम आप लिखो प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस। ठीक है, 4 लाइन का पोएम आपको लिखना होगा जो इस सिलेबस में दिया रहेगा। तो या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर लोगे, या तो उसके जगह पे आप 4 लाइन का यहां पे कर लोगे, आप पोएम लिख दोगे। इसके बाद लास्ट पार्ट आपका बचता है सप्लीमेंट्री रीडर वाला, जो कि 15वां पॉइंट है कि 5 एमसीक्यू बेस्ड ऑन प्रिस्क्राइब्ड लेसन। तो सप्लीमेंट्री रीडर के जो चैप्टर हैं उससे 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 60 to 40 वर्ड। सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर के 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, जो कि 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना होगा, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को बनेगा कि जो कि 60 वर्ड में लिखना होगा। बस इतना ही टॉपिक आता है।
इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैंने बहुत कम समय में पूरा का पूरा इंग्लिश बता दिया कि कौन से आपको लेसन सप्लीमेंट्री रीडर से क्या आएगा, लिटरेचर से क्या पूछा जाएगा, ग्रामर सेक्शन में क्या कौन सी चीजें रहेंगी, रीडिंग में क्या रहेगा, राइटिंग स्किल में क्या पूछा जाएगा, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। बस इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना बाकी है, और मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने चैनल पे आप लोगों को करा ही रहा हूं, वहां से आप लोग उसको देख लीजिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को?